वेलकम यू ऑल। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा था जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कब कब लेना है और किसको लेना है। आप कौन से स्टेट में हो तो कौन सी लिमिट लगेगी, गुड्स के केस में हो तो क्या लिमिट लगेगी और सर्विसेज के केस में हो तो क्या लिमिट आपको लगेगी, वो सारा हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था। आज हम देखेंगे कि कौन से पर्सन ऐसे हैं जिसको कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। सेक्शन 23 जीएसटी का बताता है आपका द पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। जी हाँ, कौन से ऐसे वो पर्सन हैं जिनको जीएसटी में नंबर लेने की यानी कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं, तो प्लीज बने रहिएगा इस वीडियो में। लास्ट तक आप देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से ऐसे कैटेगरी हैं जहां पर रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी। तो देखिए, द फॉलोइंग पर्सन शैल नॉट बी लायबल टू रजिस्ट्रेशन। जो नीचे दिए गए पर्सन हैं शेल नॉट बी लायबल, जी हाँ, ये कंपल्सरीली लायबल नहीं है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए। कौन कौन से वो पर्सन है देखिए। फर्स्ट, एनी पर्सन एंगेज्ड एक्सक्लूसिवली इन द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज और बोथ दैट आर नॉट लायबल टू टैक्स और होली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। जी हाँ, कोई भी ऐसा गुड्स या सर्विसेज या बोथ जो कि नॉट लायबल फॉर टैक्स है या फिर कंप्लीटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है इस जीएसटी एक्ट के तहत। तो अगर आप वैसे कोई बिजनेस कर रहे हो तो यू आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन। समझ में आ गया? जैसे मान लो कि मैं एक यहाँ पर आई गया मिल्क का काम कर रहा हूँ, प्योर मिल्क जो आता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ उसी मिल्क का मेरा काम है, मैं इसको पैकिंग नहीं, पूरा रॉ मिल्क गाय से दूध निकालते हैं हम सप्लाई करते हैं, ये हमारा बिजनेस है। तो ये जो मिल्क एक ऐसा प्रोडक्ट हो गया जो कि क्या है, आपका एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। तो सिर्फ और सिर्फ इसका काम अगर मैं कर रहा हूँ तो इवन तो मेरा टर्नओवर 1 करोड़ 100 करोड़ 500 हजार करोड़ कुछ भी हो जाए, रजिस्ट्रेशन इज नॉट मैंडेटरी। एंड एग्रीकल्चरिस्ट, अगर एक किसान है, एक एग्रीकल्चरिस्ट है, तो वो क्या है, वो भी आपका रजिस्ट्रेशन नहीं लेगा। बट कब तक नहीं लेगा? टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड। जब तक उसके द्वारा किए गया कल्टीवेशन, सॉरी, जब तक उसके द्वारा किया गया सप्लाई वो ऐसा प्रोडक्ट होगा जो कल्टीवेशन ऑफ लैंड से मिला हो, तब तक वो भी आपका इसमें कवर नहीं हो, मतलब उसमें कवर होगा, उसको रजिस्ट्रेशन लेना नहीं पड़ेगा। उसके अलावा गवर्नमेंट समय समय पर रिकमेंडेशन देती है जीएसटी काउंसिल की बात सुनकर स्पेशल कैटेगरी ऑफ पर्सन जिसको कि एग्जेम्पशन मिल सकता है रजिस्ट्रेशन से। अब हम देखेंगे एक स्पेशल कैटेगरी, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन इन सर्टेन केसेस। जी हाँ, अभी जो हम कुछ केसेस डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर आपको कंपलसरीली सेक्शन 24 के तहत, सेक्शन 24 बताता है कि कब कब आपको कंपलसरीली रजिस्ट्रेशन लेना है। इवन तो आपका टर्नओवर कुछ भी हो, भले ही आपका टर्नओवर 1 रुपया क्यों ना हो, आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। बात सिंपल है और बहुत कड़क है। तो देखिए क्या कहता है ये, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 22। सेक्शन 22 क्या था आपको याद है? रजिस्ट्रेशन। कौन रजिस्ट्रेशन लेगा? जहां पर लिखा था आपका 10 लाख का लिमिट, 20 लाख का लिमिट, 40 लाख का लिमिट, कुछ याद होगा आपको? तो वो कह रहा कि भैया वो सब भूल जाओ, वो सब भूल जाओ जो सेक्शन 22 कह रहा था आपको रजिस्ट्रेशन के लिए। हम अभी बता रहे हैं फॉलोइंग कैटेगरीज की जो कि आपको कंपल्सरीली रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा जीएसटी के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता कि उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना है, बिकॉज वो इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं और वो रजिस्ट्रेशन नहीं लेते, और बाद में फिर उनके ऊपर लीगल एक्शन लेकर उनके ऊपर बहुत पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो देखिए अच्छे से समझिए कि कौन से ऐसे पर्सन है जिसको कंपलसरीली जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी व्हाट टर्नओवर लिमिट। ठीक है, पहला, पर्सन्स मेकिंग एनी इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई। जी हाँ, इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई, कोई एक ऐसा पर्सन जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल भेज रहा है और कैसा सप्लाई कर रहा है, टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, तो उसको कंपलसरीली करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। समझ में आ गया? मान लीजिए कि मैं एक शर्ट को बेचना चाहता हूँ, कहाँ? दूसरे स्टेट में, तो भैया मुझे तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। बात खत्म। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई, जी हाँ,
अगर आप एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो तो भी आपको कंपल्सरीली रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ योर टर्नओवर। देखिए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मतलब क्या होता है कि जब मान लीजिए जीएसटी का रूल कहता है कि जिस जगह पे आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है वहां पर आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो बहुत बार क्या होता है कि कुछ बिजनेस वाले एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते रहते हैं अपने सामान को लेकर बेचने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप लोग देखते हो कि बहुत सारे कुछ बुक फेयर वगैरह आते हैं। बुक फेयर में क्या होता है, मान लो दिल्ली का कोई एक बुक वाला है, वो जाके कोलकाता में बुक फेयर में अपना बुक्स बेच रहा है। मान लीजिए कोई आपका ट्रेड फेयर लगा है, कोई पुणे का कोई एक दुकानदार आपका उड़ीसा जाकर माल को बेच रहा है। तो यहाँ पर जो अलग अलग जगह पे जाते हैं वहां पर उनका परमानेंट प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता। तो वो लोग कहते हैं यार थोड़े से समय के लिए हम वहां पर जा रहे हैं, उसके लिए अगर हम परमानेंट अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लें तो हमारे ऊपर तो जीएसटी की कंप्लायंसेस बहुत बढ़ जाएगी। तो ऐसे में गवर्नमेंट वैसे लोगों को देती है स्पेशल रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, दैट इज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। तब गवर्नमेंट कहती है कि आप जब कोई दूसरे राज्य पे जाके काम करना चाह रहे हो उसके पहले ही आप क्या कर लो, रजिस्ट्रेशन ले लो उस राज्य का अंडर दी हेड व्हाट, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। तो अगर आप एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो तो 20 लाख 40 लाख 10 लाख का जो लिमिट है ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, आपको रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। लेकिन कब, जब आप टैक्सेबल सप्लाई करोगे तब। लेकिन अगर आप एग्जिम्ट सप्लाई करोगे तो वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन ना भी लो तो भी चलेगा। उसके बाद पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज, यस ये तो बहुत ही खतरनाक है, ये चीज तो गवर्नमेंट ने डालकर आम आदमी को दिक्कत में डाल दिया। अगर आपको याद होगा रिवर्स चार्ज वाली कहानी, रिवर्स चार्ज में क्या होता है, जो सर्विस रिसिपिएंट है या फिर जो गुड्स रिसिपिएंट है उसके ऊपर जिम्मेदारी आती है कि वो टैक्स का पैसा क्या करे, गवर्नमेंट को जमा करे। तो मान लीजिए आप एक नॉर्मल बिजनेसमैन हो और आपने फॉर एग्जांपल गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर्विसेज ली, तो यहाँ पर जीटीए के केस में रिवर्स चार्ज में आपको टैक्स जमा करना पड़ता है। तो भले ही मान लो आप एक छोटा सा बिजनेस है जिसका टर्नओवर सिर्फ 15 लाख रुपए का है और आपने कुछ ऐसी वाली सर्विसेज ले ली, तब आपको कंपलसरीली क्या करना पड़ेगा, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और इस रिवर्स चार्ज वाली जो आपके सप्लाई हुई है उसके ऊपर आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा ना। उसके बाद पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 9, ये बात कर रहा है ईसीओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। अगर आप ईसीओ के थ्रू अगर कुछ काम कर रहे हो जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह हो गया, उस केस में आपको कंपलसरीली रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ योर टर्नओवर। उसके बाद कोई एक नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है जो कि टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, एनआरटीपी, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन जो कि टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, तो उसको भी कंपलसरीली रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा जीएसटी में। उसके बाद कोई एक ऐसा पर्सन जो कि रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 51, जी हाँ जीएसटी में एक कंसेप्ट आता है आपका टीडीएस जो सेक्शन 51 डील करता है। तो अगर कोई एक ऐसा पर्सन है जिसको सेक्शन 51 की सारी प्रोविजन लग जाए कि उसको अब तो टीडीएस काटना पड़ेगा जीएसटी के अंदर, तो उस पर्सन को कंपलसरीली जीएसटी में एक अलग से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। नाउ अगर एक एजेंट है वो एक प्रिंसिपल के बिहाफ में अगर टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, देखो पर्सन हु मेक टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन वेदर एज एन एजेंट। जी हाँ, अगर एक पर्सन मान लो एक एजेंट ये दो प्रकार का सप्लाई कर रहा है, एक तो खुद का कर रहा है, दूसरा उसके प्रिंसिपल का कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर ऐसे केस है तो इस एजेंट को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर एक इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है जिसके ऊपर हमने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, तो अगर एक इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है तो उसको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ द टर्नओवर। नाउ कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको की कलेक्ट करना पड़ेगा टैक्स एट सोर्स, जी हाँ टीसीएस अंडर सेक्शन 51, तो उस पर्सन को भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। उसके बाद एवरी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, जी हाँ जैसे हमने बात किया था फ्लिपकार्ट अमेजोन, उसको आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा भले आपका टर्नओवर कुछ भी हो ना। उसके बाद अगर कोई एक पर्सन है जो कि आपका ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज अगर दे रहा है फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, दैट इज ये जो सर्विसेज ऐसे क्या कहते हैं, याद है हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था, OIADAR, अगर ऐसी सर्विसेज दे रहा है ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज, एग्जांपल के तौर पर हमने नेटफ्लिक्स लिया था, तो अगर नेटफ्लिक्स जैसे कोई अगर प्लेटफॉर्म है
जो आपको डेटा एक्सेस करने का या रिट्रीव निकालने का आपको दे रहा है एक सर्विसेज, तो उस पर्सन, और वो कहाँ से दे रहा है, फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, और कहाँ दे रहा है, टू अ पर्सन इन इंडिया, इंडिया के किसी नागरिक को दे रहा है, तो वैसे पर्सन को क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। एंड उसके अलावा लास्ट में बहुत प्यार से गवर्नमेंट ने कह दिया, इसके अलावा अगर हमारा मन किया तो हम स्पेशल कुछ लोगों को नोटिफाई कर देंगे, उन लोगों को भी जीएसटी में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो अभी तक हमने देखा इस वीडियो में कि कौन से ऐसे पर्सन है जिसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी नहीं है, सेक्शन 23, और कौन से ऐसे लोग जिसको कंपलसरीली रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, सेक्शन 24। तो इसके अलावा अगर आपको कुछ अगर क्वेरी हो तो आप हमसे मिल सकते हैं, ये हमारे ऑफिस का कॉन्टेक्ट नंबर है और ये हमारे ऑफिस का एड्रेस है, आप आ सकते हैं, आपकी सारी क्वेरी सॉल्व की जाएगी। अब हम देखेंगे प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, कि अभी तक तो हमने देख लिया सेक्शन 22, 23, 24 में कि आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, लेकिन ये तो बताओ कि हम किस तरीके से करें, हमको प्रोसीजर तो बताइए आप रजिस्ट्रेशन का। तो देखिए प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करते हैं। Every person who is liable to be registered under section 22 or 24 shall apply for registration। जी हाँ, अगर आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, आप लायबल हो रजिस्ट्रेशन के लिए सेक्शन 22 या फिर 24 के तहत, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। कब लोगे, विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑन विच ही बिकम्स लायबल टू रजिस्ट्रेशन। जी हाँ, लायबल टू रजिस्ट्रेशन मतलब क्या, जिस दिन आपका जो थ्रेशोल्ड लिमिट है 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख का, जिस दिन आपका ये लिमिट अगर पार हो गया, उसके 30 डेज के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन। ठीक है, कैसे लोगे और क्या है, इन सच मैनर एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। जैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के जो रूल्स हैं उसमें जिस तरीके से बताया गया है, यहाँ पर सच मैनर मतलब यहाँ पर बात हो रही है ऑनलाइन कॉमन पोर्टल पे, ऑनलाइन कॉमन पोर्टल पे आप जाके रजिस्ट्रेशन लोगे, उसकी बात हो रही है। उसके बाद ये क्या कह रहा है कि नॉर्मल पर्सन को तो क्या होगा, मान लो ये आपका ये एक डेट पे उसका टर्नओवर पार हो गया, तो इसके 30 दिन के अंदर उसको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है या एनआरटीपी है, तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा एटलीस्ट 5 days इन एडवांस। उसको अपने बिजनेस शुरू करने के 5 दिन के पहले उसको एडवांस में लेना पड़ेगा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन। इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू टाइप। समझ में आ गया, नॉर्मल पर्सन विद इन 30 days, जिस दिन से वो लायबल होगा रजिस्ट्रेशन के, उसके 30 दिन के भीतर नंबर लेगा। लेकिन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और एनआरटीपी ये लोग 5 दिन पहले रजिस्ट्रेशन लेंगे। ठीक है, फिर ये कहता है क्या, प्रोवाइडेड फर्दर दैट अ पर्सन हैविंग ए यूनिट एज डिफाइंड इन एसईजेड एक्ट, अगर उसका एसईजेड में कोई एक यूनिट है एज अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर, तो उसको अप्लाई करना पड़ेगा एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन के लिए, एक एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम हिज प्लेस ऑफ बिजनेस लोकेटेड आउटसाइड द स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन द सेम स्टेट और यूनियन टेरिटरी। जी हाँ, ये बोल रहा है कि मान लो एक स्टेट में एक आपका नॉर्मल रजिस्ट्रेशन था और इसी स्टेट में आपका एक एसईजेड है, तो आपको इसके लिए एक अलग से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में क्या बोल रही है कि एवरी पर्सन हु मेक्स अ सप्लाई फ्रॉम द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया shall obtain registration in the coastal state or union territory where the nearest point of the appropriate basin is located। सीधी सी बात बोल रहे हैं, यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर देखिए, मान लो आप ये आपका कोस्टल, यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन आपने ले रखा था, अब आप यहाँ पर आपका यहाँ पर एसईजेड है इस कोस्टल एरिया पे, तो आपको यहाँ पर अलग से लेना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। फिर a person seeking registration under this act shall be granted a single registration in a state or UT। अगर आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो एक स्टेट में आपको सिंगल रजिस्ट्रेशन आपको अलॉट होगा। मतलब क्या बोल रहा है, सिंगल रजिस्ट्रेशन इन अ स्टेट, मतलब ये बोल रहा है कि अगर आपका 20 अलग अलग स्टेट में अगर आपका बिजनेस फैला हुआ है तो आपको 20 अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। एक स्टेट के लिए एक रजिस्ट्रेशन आपको तो कंपलसरी लेना ही पड़ेगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट, एक प्रोविजन आ गया क्या, प्रोवाइडेड फर्दर दैट अ पर्सन हैविंग मल्टीपल प्लेसेस ऑफ बिजनेस इन अ सिंगल स्टेट, अगर एक पर्सन का मल्टीपल प्लेसेस ऑफ बिजनेस है सिंगल स्टेट में, मे बी ग्रांटेड अ सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर ईच सच प्लेस ऑफ बिजनेस, अगर वो चाहे तो हर एक यूनिट के लिए अलग अलग ले सकता है रजिस्ट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं बिग बाजार है, बिग बाजार आपका मान लीजिए कि एक स्टेट में 30 अलग अलग जगहों पे है, तो वो चाहे तो 30 के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले सकता है, या फिर चाहे तो एक सिंगल रजिस्ट्रेशन में पूरे 30 बिजनेस को चला सकता है।
उसके बाद ये कह रहा है कि वैसे तो हमने कहा कि सेक्शन, देखिए अ पर्सन दो नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड, जी हाँ, एक पर्सन जो है वो जीएसटी में लायबल ही नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए, कैसे, अंडर सेक्शन 22 या 24, मतलब उसका लिमिट जो है 10 लाख 20 लाख 40 लाख उससे कमती उसका टर्नओवर हो रहा है, वो अगर चाहे तो मे हिमसेल्फ गेट्स रजिस्टर्ड वॉलंटरीली। जी हाँ, अभी कुछ देर पहले हमने देखा था कि आपका ये पर्सन वॉलंटरीली भी रजिस्ट्रेशन ले सकता है, उसके ऊपर और कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर एक पर्सन एक स्टेट में एक से ज्यादा अगर रजिस्ट्रेशन ले लेता है, मोर देन वन रजिस्ट्रेशन अगर ले लेता है, तो हर एक अलग अलग रजिस्ट्रेशन वाले को ट्रीट किया जाएगा कैसे, एज अ डिस्टिंक्ट पर्सन, सबको अलग अलग माना जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सिमिलरली अगर एक पर्सन ने अलग अलग रजिस्ट्रेशन लिया है एस्टेब्लिशमेंट वाइज, रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन अ स्टेट इन रेस्पेक्ट ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट, उसका एक एस्टेब्लिशमेंट है, हर एक स्टेट में उसने अलग अलग लिया है, हैज एन एस्टेब्लिशमेंट इन अनदर स्टेट, और उसके दूसरे स्टेट में उसका एस्टेब्लिशमेंट है, और वो चाहता है कि मेरा हर एक एस्टेब्लिशमेंट के हिसाब से मेरा जीएसटी नंबर हो, तो उसके उसमें क्या होगा, हर एक एस्टेब्लिशमेंट को डिस्टिंक्ट पर्सन की तरह ट्रीट किया जाएगा। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि हर पर्सन जिसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है उसके पास क्या होना चाहिए, परमानेंट अकाउंट नंबर पैन कार्ड होना चाहिए। उसके बाद provided that a person required to deduct tax under section 51 may have in lieu of a PAN card, अगर मान लो कि एक पर्सन जिसको कि सेक्शन 51 में क्या करना है, टैक्स का डिडक्शन करना है, तो उसके पास अगर पैन ना भी हो तो वो टैन के हिसाब से नंबर आपका डिस्प्ले टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, दैट इज टैन, तो वो टैन के बिहाफ पे भी अपना रजिस्ट्रेशन ले सकता है जीएसटी में। उसके बाद जो भी पर्सन, ये इंपॉर्टेंट है, नया अपडेट आया है, हर रजिस्टर्ड पर्सन उसको क्या करना पड़ेगा, ऑथेंटिकेशन देना पड़ेगा अपना कि हाँ मैं ही हूँ जिसने जीएसटी नंबर लिया है, फर्निश प्रूफ ऑफ पोजीशन ऑफ आधार नंबर, उसको अपना आधार कार्ड नंबर लिंक करना पड़ेगा, दैट इज सिंपली आपका जीएसटी नंबर को हम लिंक करेंगे आधार के साथ। ठीक है, ये इसलिए लाया गया क्योंकि पहले लोग क्या कर रहे थे, बहुत ही धांधली कर रहे थे, किसी भी एक्स वाई जेड पर्सन के नाम पे वो लोग रजिस्ट्रेशन ले रहे थे और गवर्नमेंट को बेवकूफ बना रहे थे। तो गवर्नमेंट ने कहा कि ऐसे तो हम लूट जाएंगे, तो इट्स बेटर कि कोई भी पर्सन अगर एक नया रजिस्ट्रेशन ले रहा है या फिर कोई अगर पुराना पर्सन जो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन ले चुका है, उन लोगों का हम आधार वेरीफाई करवाएंगे, यानी कि हम उनसे उनका आधार नंबर को लिंक करा देंगे जीएसटी नंबर के साथ। ये अभी नया अपडेट आया है, आपको कराना पड़ेगा, बिना आधार कार्ड के आपका अभी फ्रेश जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज नॉट पॉसिबल अभी के टाइम पे। ठीक है, ये कह रहा है कि अगर किसी कारण से अगर आपका आधार वेरिफिकेशन नहीं हो पाया, provided that if an Aadhaar number is not assigned to the registered person, मतलब उसके साथ अगर लिंक नहीं हुआ, तो such person shall be offered alternate and viable means of identification, तब गवर्नमेंट उसको क्या कर सकती है, एक अल्टरनेट तरीका दे सकती है आइडेंटिफिकेशन करवाने के लिए, इन सच मैनर एज गवर्नमेंट में ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल प्रेस्क्राइब। कैसे प्रेस्क्राइब करेगी, सिंपल, आप गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि अगर आपका आधार कार्ड है तो आप लिंक कर दो, अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम आपके साइट पे विजिट करेंगे और कंफर्म करेंगे कि आप वाकई में बिजनेस चला रहे हो कि नहीं चला रहे हो, इसका मतलब वो है। उसके बाद प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन केस ऑफ फेलियर टू अंडरगो ऑथेंटिकेशन, अगर आपका ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाया या फिर आपने कोई प्रूफ नहीं दे पाया आपके पोजीशन का आधार कार्ड का, या फिर आपने कोई अल्टरनेटिव तरीका भी नहीं दिया कि हाँ भाई आपका ये बिजनेस है एक्चुअल में, तो उस केस में जो रजिस्ट्रेशन आपको अलॉट किया गया था, मतलब जो जीएसटी नंबर आपको दिया गया था, शैल बी डीम्ड टू बी इनवैलिड, उसको हम डीम्ड टू बी इनवैलिड मान लेंगे, और उसके अलावा अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई एज इफ सच पर्सन डज नॉट हैव अ रजिस्ट्रेशन, तो क्या माना जाएगा, हम ये मानेंगे कि आपका जीएसटी नंबर है ही नहीं, और बिना जीएसटी होने के साथ साथ जो भी कानूनन कार्रवाई होगी वो सारी की सारी आपके ऊपर लगा दी जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर ऐसा भी है कि गवर्नमेंट आपकी दुकान को सीज भी कर सकती है, तो सोच समझ कर रहिए, अगर आप कर रहे हो जीएसटी में एंटर कर रहे हो तो अपने सारे डॉक्यूमेंट अच्छे से रखे रहिए। मान लीजिए ये बोल रहा है कि अगर किसी एक पर्सन को आधार नंबर अलॉट ही नहीं हुआ है, तो उसको हम एक अलग तरीका देंगे, अल्टरनेटिव तरीका देंगे कि आप अपने आप को जस्टिफाई कर दो, मतलब वही सिंपली साइट विजिट, यहाँ पर क्या होगा,
साइट विजिट, जीएसटी ऑफिसर लोग आएंगे और आपका साइट विजिट करेंगे, देखेंगे कि आप वो काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कब से कर रहे हो, चेक करके चले जाएंगे। जैसे कि हमने कहा कि आधार नंबर होना जरूरी है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो जो आपका एनआरटीपी है, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, उसका तो आधार कार्ड होगा नहीं, वो तो यहाँ का होगा नहीं, तो उस पर्सन को भी हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन दे देंगे ऑन द बेसिस ऑफ सच अदर डॉक्यूमेंट्स एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। उसके बाकी के डॉक्यूमेंट देख के हम उसको रजिस्ट्रेशन दे सकते हैं। उसके बाद where a person who is liable to be registered under this act fails to obtain registration, यहाँ अगर एक पर्सन को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना था और वो अगर रजिस्ट्रेशन नहीं लेता है तो क्या होगा, द प्रॉपर ऑफिसर without prejudice to any action which may be taken under this act or under any other law for the time being in force proceed to register such person in such manner as may be prescribed। तब ऑफिसर चाहे तो खुद से भी उसको रजिस्टर कर सकता है। उसके अलावा बाय डिफॉल्ट तो हम आपको क्या देंगे, जीएसटी देंगे, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर देंगे। लेकिन कुछ ऐसे स्पेशल कैटेगरी के पर्सन आते हैं जिसको हम क्या देंगे, यूआईएन, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देंगे। कौन से वो लोग हैं, जैसे मान लो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी ऐसे मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि आपकी नोटिफाइड है अंडर यूनाइटेड नेशंस, तो वे लोगों का अगर इंडिया में कुछ रजिस्ट्रेशन अगर करना पड़ेगा तो उसको हम क्या देंगे, उसको हम यूआईएन देंगे। क्या देंगे, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देंगे। और उनको जो हम देंगे यूआईएन, वो भी ऐसे नहीं दे देंगे, हम उसको जो ग्रांट करेंगे, उसको जो हम रजिस्ट्रेशन नंबर ग्रांट करेंगे या फिर रिजेक्ट करेंगे, वो आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन, प्रॉपर चेक करने के बाद ही हम करेंगे। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज डीम्ड रजिस्ट्रेशन। नाम से क्या पता चल रहा है, मान लिया जाएगा कि रजिस्ट्रेशन हो रखा है और जीएसटी का सारा प्रोविजन आपके ऊपर लगा दिया जाएगा। तो कहता है कि द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन और यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर अंडर द स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट और द यूटी एक्ट shall be deemed to be a grant of registration to the condition that the application for registration or the UIN has not been rejected under this act within the time specified। जी हाँ, आपने अप्लाई किया, आपने जीएसटी के लिए अप्लाई किया और ये एप्लीकेशन रिजेक्शन नहीं हुआ, ये एप्लीकेशन आपका रिजेक्शन नहीं हुआ, तो उस केस में ये मान लिया जाएगा कि हाँ आपको डीम्ड रजिस्ट्रेशन हो गया है, आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो गया है। ठीक है, विद इन द टाइम स्पेसिफाइड, इतने टाइम के अंदर आपका होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर फिर ये बोल रहा है क्या, नेक्स्ट देखिए आपका स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू कैजुअल टैक्सेबल पर्सन सीटीपी एंड एनआरटीपी नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, अभी आपको बताया था मैंने, जो टेम्पररी बेसिस के लिए आता है आपका काम करने के लिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट, और उसको 5 दिन पहले अपना रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। देखिए थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ये बोल रहा है कि जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है ये हम कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बोल के या फिर नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन बोल के हम उसको देंगे, शैल बी वैलिड फॉर द पीरियड स्पेसिफाइड इन द एप्लीकेशन। जी हाँ, आप अपने एप्लीकेशन जब करोगे रजिस्ट्रेशन के लिए तो उसमें जितने दिन आप बताओगे उतने दिन के लिए आपका क्या रहेगा, ये वैलिड रहेगा। या फिर 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिस दिन आपने अप्लाई किया उसके 90 डेज तक आपका ये रहेगा वैलिड, whichever is earlier, दोनों में से जो पहले रहेगा। And such person shall make taxable supplies only after the issuance of certificate of registration। जी हाँ, और वे लोग आपका टैक्सेबल सप्लाई कब कर पाएंगे, जब उनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा।
ठीक है। Provided that the proper officer may, on sufficient cause being shown by the said taxable person, extend the said period of 90 days by a further period of not exceeding 90 days। जी हाँ, ये कह रहा है कि आपने 90 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन लिया। अब अगर आपको मान लो 90 दिन के बाद आपको और कुछ 10-12 दिन 15 दिन कुछ और काम करना है, तो उस पीरियड में आपका जीएसटी कैंसिल नहीं होगा। आप बस एक रिक्वेस्ट दे देना, प्रॉपर ऑफिसर उसको क्या कर देगा, फिर से और 90 दिन के लिए एक्स्ट्रा बढ़ा देगा। तो अगर हम ये बोल सकते हैं कि आपका 180 दिन के लिए आपको कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो सकता है। अब आप बोलोगे सर 180 दिन के बाद भी और अगर एक्स्ट्रा अगर वो उस आदमी को जरूरत पड़ी तो क्या होगा? तब वो ऑफिसर बोलेगा भैया आप तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म काम कर रहे हो, आप तो बोलते छोटे समय के लिए काम कर रहा हूँ, तो हम आपको कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का दे दिए थे रजिस्ट्रेशन, लेकिन अभी आप तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म काम कर रहे हो, तो भैया रेगुलर स्कीम में आ जाओ और चुपचाप से जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लो और प्रॉपर यहाँ पर आपका प्लेस ऑफ बिजनेस बताओ और काम करो। जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होगा या फिर जो एनआरटीपी होगा, उसको जब वो एप्लीकेशन करेगा उसको एक एडवांस डिपॉजिट करना पड़ेगा। कितना? एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू द एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी। आपको ये एक एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी बता दो कि अगर आप यहाँ पर बिजनेस कर रहे हो तो आपका कितना जीएसटी बन सकता है, जितना बनेगा पहले पैसा दे दो। कि जितने समय के लिए आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हो उतने समय में आपका एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी जितना होगा उतने रुपए का आपको एडवांस में टैक्स जमा करना पड़ेगा, फिर आपको हम रजिस्ट्रेशन देंगे। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं करते हो तो आज तो आप एक स्टेट में आ गए, नंबर ले लिए जीएसटी का और अपना बिजनेस किए, टैक्स का कलेक्शन भी किए कस्टमर से और गवर्नमेंट को पैसा दे नहीं रहे और वो स्टेट छोड़ के भाग गए, तो क्या गवर्नमेंट आपके पीछे पीछे भागती रहेगी? उसका और काम नहीं है क्या? तो गवर्नमेंट कहती है कि भैया पहले से पैसा दे दो और फिर हम आगे का सोचेंगे। और अगर आपको अगर एक्सटेंशन की जरूरत पड़ी तो आपको एडिशनल पैसा देना पड़ेगा एडिशनल एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी के ऊपर, कि और कितना आपका हो सकता है, जितना आप एक्सटेंशन मांग रहे हो उसके पीरियड के अंदर आपका और कितना एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी होगा उतना आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, फिर हम आपके पीरियड को क्या करेंगे, एक्सटेंशन देंगे। बहुत अच्छी बात है। और जो पैसा है द अमाउंट डिपॉजिटेड वो क्या होगा, shall be credited to the electronic cash ledger of such person and shall be utilized in the manner provided under section 49। जी हाँ, अभी आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिकली इसको पेमेंट करना पड़ेगा जो कि इसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जाके पड़ा रहेगा। जब जब वो पर्सन अपना जीएसटी की रिटर्न फाइल करेगा तब तब अपनी लायबिलिटी को कैश लेजर से एडजस्ट करते जाएगा। पेमेंट कैसे करते हैं इलेक्ट्रॉनिक लेजर पे, इसका हमने बहुत पहले वाली क्लास में डिस्कस कर लिया था, जहां मैंने आपको लाइव दिखाया था जीएसटी पोर्टल पे पेमेंट जमा करने का तरीका। बस अब लास्ट के कुछ छोटे टॉपिक्स हैं उसको कवर करते हैं। एक आपका आता है अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। मान लीजिए आपने आपके एक फर्म का रजिस्ट्रेशन ले लिया, अब आपकी दुकान शिफ्ट हो गई, तो आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन में पहले कोई और एड्रेस था, अब तो कोई और एड्रेस होना चाहिए, तो क्या आप उसको चेंज कर सकते हो कि नया रजिस्ट्रेशन लोगे? तो गवर्नमेंट कहती है यस, हम आपको ऑप्शन देते हैं, आप उस रजिस्ट्रेशन में अमेंडमेंट कर सकते हो। तो बस वही बात यहाँ पर बोली है, every registered person or a person to whom a UIN number has been assigned shall inform the proper officer। ये ऑनलाइन जाएगा कॉमन पोर्टल के ऊपर और अप्लाई करेगा अमेंडमेंट के लिए। ठीक है, वहां पर वो क्या करेगा, चेंजेस इन दी इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड, जो इन्फॉर्मेशन वो फर्निश करेगा कि भैया मुझे ये चेंजेस करनी है उसके ऊपर, वो बता देगा। फिर प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, अब ये जो बताएगा ना, मान लो कि मेरा पहले ए प्लेस पे बिजनेस था, अब मैं बी प्लेस पे बिजनेस करना चाहता हूँ, तो जब मैं ऑनलाइन अप्लाई करूंगा बी प्लेस के लिए तो मुझे बी प्लेस का नया कुछ प्रूफ देना पड़ेगा, जैसे कि रेंट एग्रीमेंट हो गया, वो देना पड़ेगा। तो जो प्रॉपर ऑफिसर है वो क्या करेगा, डॉक्यूमेंट जो आपने इन्फॉर्मेशन जो आपने दिया, डॉक्यूमेंट जो आपने दिया उसको वेरीफाई करेगा और वो वेरीफाई करने के बाद आपकी एप्लीकेशन को या तो अप्रूव कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है। उसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है कि कोई भी ऑफिसर विदाउट, पहले अगर मान लो अगर उसको रिजेक्ट अगर करना चाहता है तो पहले आपको क्या करेगा, एक शो कॉज नोटिस देगा, गिविंग द पर्सन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। यस, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड आपको देगा, ये बोलेगा कि आप हमको बताइए, शो कॉज कि हम आपका ये एप्लीकेशन कैंसिल क्यों ना करें, ऐसे करके आपको एक नोटिस आएगी, आपको उसके बदले में रिप्लाई करना पड़ेगा। ऑफिसर को आपका रिप्लाई समझ में आ गया तो आपको अप्रूव कर देगा आपका रिक्वेस्ट, अदरवाइज आपका कैंसिल कर देगा। एनी रिजेक्शन और अप्रूवल ऑफ अमेंडमेंट, आपका जो भी रिजेक्शन है या फिर अप्रूवल है वो क्या होगा, शेल बी डीम्ड टू बी अ रिजेक्शन और अप्रूवल अंडर दिस एक्ट। जी हाँ, आपका
किसी भी स्टेट के अंदर का जीएसटी के तहत अगर आप अप्लाई करते हो या यूटी में अप्लाई करते हो तो माना जाएगा आपका ओवरऑल सी जीएसटी में भी आपका इसका रजिस्ट्रेशन हो गया है या फिर अप्रूवल हो गया है। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस रजिस्ट्रेशन चैप्टर, दैट इज कैंसलेशन और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। कि आपका हम रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी कर सकते हैं, सस्पेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रॉपर ऑफिसर खुद से ऑन हिज ओन मोशन या तो खुद से या फिर रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा किया गया एप्लीकेशन के द्वारा या फिर लीगल हायर्स के द्वारा किया गया एप्लीकेशन को ध्यान में रखते हुए वो आपके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है। ठीक है, कब कब कर सकता है? बिजनेस हैज बीन डिसकंटिन्यूड, आपका बिजनेस बंद हो गया अब और आगे बिजनेस नहीं होगा। ट्रांसफर्ड फुल्ली, आपने किसी और पर्सन को ट्रांसफर कर दिया या आपका बिजनेस अमालगमेट हो गया किसी दूसरे एंटिटी में या फिर डीमर्ज हो गया या फिर किसी भी तरीके से आपने उसका डिस्पोजल किया तो उस केस में आपका जीएसटी कैंसिल हो सकता है। अगर मान लीजिए आपके बिजनेस में कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बिजनेस में कुछ चेंजेस आया, आप पार्टनरशिप फॉर्म थे, आपके अभी 10 पार्टनर हो गए, पहले 3 थे अभी 10 हो गए, तो उस केस में पुराने को कैंसिल कर देंगे, नया पार्टनरशिप बनाएंगे और उसमें आप कर सकते हो। या फिर पहले आप प्रोप्राइटर थे, बाद में आप पार्टनरशिप में आ गए, फिर आप एलएलपी में चले गए, फिर आप कंपनी में चले गए, तो जब जब आपके बिजनेस का फॉर्म चेंज हो रहा है तब तब आपको पुराना वाला कैंसिल करना पड़ेगा, नया अप्लाई करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए जो टैक्सेबल पर्सन था वो अभी नो लॉन्गर लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और 24 और इंटेंट्स टू ऑप्ट आउट ऑफ द रजिस्ट्रेशन वॉलंटरीली मेड। जी हाँ, अब वो पहले तो टैक्सेबल पर्सन था लेकिन अब गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस कर दिया होगा और अब वो टैक्सेबल पर्सन जो है लायबल नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि पहले मेरा बिजनेस 50 लाख का होता था और मैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन था ले रखा था। अब पिछले 1-2 साल से देख रहा हूँ कि भैया मेरा 50 लाख का धंधा ही नहीं हो रहा, मतलब मैं तो लिमिट के अंदर ही आ रहा हूँ, तो क्यों फालतू में मैं जीएसटी के कंप्लायंसेस का बटन अपने ऊपर लूँ। तो मैं अप्लाई कर दूंगा गवर्नमेंट को कि भैया मेरा जो है उतना टर्नओवर ही नहीं हो रहा है, तो मैं उतना बिजनेस कर ही नहीं रहा हूँ, तो जीएसटी भी आप कैंसिल कर दो। यस, प्रोवाइडेड दैट ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग्स रिलेटिंग टू कैंसिलेशन, जितने दिन मान लो आपने अप्लाई किया कैंसिलेशन के लिए, तो कैंसिलेशन जिस दिन आपने अप्लाई किया और जिस दिन आपका कैंसिल हुआ इस दौरान ये जो पीरियड है, तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ पेंडेंसी, इस पेंडेंसी पीरियड में क्या होगा, द रजिस्ट्रेशन में बी सस्पेंडेड फॉर सच पीरियड एंड इन सच मैनर, उसको सस्पेंड मान लिया जाएगा। प्रॉपर ऑफिसर अगर चाहे तो आपके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है एनी रेट्रोस्पेक्टिव डेट के साथ भी। यस, मान लीजिए बैक डेट में जाके आपका जीएसटी को कैंसिल कर सकता है। क्या करेगा? इफ अ रजिस्टर्ड पर्सन कॉन्ट्रावेंस सच प्रोविजन ऑफ द एक्ट, अगर मान लीजिए अगर जीएसटी ऑफिसर को ये लगा कि ये पर्सन तो बहुत ही फ्रॉड कर रहा है और पहले भी फ्रॉड करते आ रहा था, तो जीएसटी ऑफिसर बैक डेट में भी जाके आपका जीएसटी कैंसिल कर सकता है। एक पर्सन है जो कि नॉट फर्निश रिटर्न फॉर 3 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड, अगर वो 3 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड तक अगर आपने आपका रिटर्न नहीं भरा तो भी आपका जीएसटी को कैंसिल किया जा सकता है। तो इसीलिए रिटर्न भरना इज कंपलसरी, आपको भरना जरूरी है वरना बहुत फंस जाओगे। ठीक है, उसके अलावा एनी रजिस्टर्ड पर्सन, कोई और रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन द पर्सन स्पेसिफाइड इन क्लॉज बी, अभी भी जो हमने यहाँ पर पढ़ा इसको छोड़कर कोई और दूसरा अगर रजिस्टर्ड पर्सन है हैज नॉट फर्निश रिटर्न फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 6 मंथ, जी हाँ 6 महीने तक लगातार अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो भी आपका हम क्या करेंगे, जीएसटी कैंसिल कर देंगे। किसी ने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया था एंड उसने बिजनेस स्टार्ट ही नहीं किया विद इन 6 मंथ, तो भी उसका हम क्या कर देंगे, जीएसटी कैंसिल कर देंगे। मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन लिया है एक मकसद से, क्या मकसद है आपका, फ्रॉड करना, गलत जानकारी देना या कुछ फैक्ट को छुपाना, अगर ऐसा कुछ अगर आपका इरादा है तो भी हम आपके जीएसटी को कैंसिल कर देंगे। लेकिन जब भी कैंसिल करेंगे पहले हम आपको क्या देंगे, इन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, पहले आपकी सुनवाई करेंगे, आपको पूछेंगे कि आप बताओ कि हम आपका जीएसटी कैंसिल क्यों ना करें, उसके बाद ही कैंसिल करेगा। एंड ड्यूरिंग द पेंडेंसी पीरियड, जितने दिन आपका कार्रवाई चल रही है रिगार्डिंग कैंसिलेशन, उतने दिन में ऑफिसर अगर चाहे तो क्या कर सकता है, द ऑफिसर में सस्पेंड, वर्ड इज में, कंपलसरी नहीं है बट लेकिन वो चाहे तो कर सकता है क्या, सस्पेंड द रजिस्ट्रेशन, आपके रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर सकता है। नाउ ये इंपॉर्टेंट है,
द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर दिस सेक्शन, इस सेक्शन के अंदर जो आप कैंसिलेशन कर रहे हो रजिस्ट्रेशन का, शैल नॉट अफेक्ट द लायबिलिटी ऑफ द पर्सन टू पे टैक्स एंड द ड्यूज अंडर दिस एक्ट और टू डिस्चार्ज एनी ऑब्लिगेशन। मतलब आपका जो लायबिलिटी वगैरह है उसमें कोई आप कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो आपको देना ही है। फॉर एनी पीरियड प्रायर टू द डेट ऑफ कैंसिलेशन, जिस दिन आपका कैंसिल हुआ, मान लो अगर आपका यहाँ पर कैंसिल हो गया, आप बोलोगे कि अब तो मैं जीएसटी में हूँ ही नहीं, तो बैक डेट का भी पैसा मैं दूंगा नहीं, तो गवर्नमेंट बोलेगी भैया ऐसे नहीं चलेगा, आपको पहले पैसा सारा देना पड़ेगा। ना, अगर आपने एक स्टेट में अगर कैंसिल कर दिया, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स में अगर आपने अप्लाई कर दिया कैंसिलेशन के लिए, तो CGST एक्ट, ये तो आपका स्टेट SGST है, अगर इसमें आपने अप्लाई कर दिया कैंसिलेशन के लिए और कैंसिल हो जाता है, तो CGST में भी वो कैंसिल मान लिया जाएगा। उसके अलावा जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है जिसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है, उसको एक अमाउंट पे करना पड़ेगा, कितना, जितना उसका क्रेडिट लेजर का डेबिट में होगा। ठीक है, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन इज कैंसल्ड शैल पे एन अमाउंट बाय वे ऑफ डेबिट इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा गलत बता दिया था। यहाँ पर ये कह रहा है कि हर रजिस्टर्ड पर्सन को जिसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है उसको एक अमाउंट पे करना पड़ेगा। कैसे पे करेगा? या तो कैश लेजर में जमा करके करे, या फिर उसका जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पैसा पड़ा था उसको डेबिट करके करे, या फिर इक्विवेलेंट टू द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स, जितना उसका इनपुट है उसको उससे दे, या फिर जो उसके पास जो स्टॉक था उसके ऊपर जो इनपुट था उससे दे, या फिर उसका जो सेमी फिनिश गुड्स था या फिनिश गुड्स था उसके ऊपर। मतलब जिस दिन वो आपका कैंसिल कर रहा है उसके पास जो भी इनपुट है, जो भी स्टॉक है, जो भी उसका सेमी फिनिश गुड्स या आपका फिनिश गुड्स है, या जो भी कैपिटल गुड है, इन सब के ऊपर जो उसने आईटीसी दिया था वो सब उसको पेमेंट करना पड़ेगा। जितना उसने आईटीसी ऑलरेडी ले लिया था उसको पेमेंट करना पड़ेगा। कैपिटल गुड्स और प्लांट मशीनरी के बारे में बोल रहा है कि आपको एक अमाउंट पे करना पड़ेगा इक्वल टू द आईटीसी टेकन ऑन द सेट कैपिटल गुड्स, आपने उसके ऊपर जो आईटीसी लिया था उतना आपको पेमेंट करना पड़ेगा। एंड द लास्ट वन इज रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। आपने कैंसिल के लिए अप्लाई कर दिया था, लेकिन अगर आप बाद में आपका मूड बदल गया कि नहीं नहीं मुझे कैंसिल नहीं करना, मैं अपना डिसीजन रिवोक करना चाहता हूँ, वापस लेना चाहता हूँ, तो भी आप उसमें ले सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में बाकी की डिटेल के साथ। हैव अ गुड डे।